ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 12-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू, सत श्री अकाल ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਸੋ 6 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5, 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ नहीं लग रहा। देखिए सर, 6 बैंड पे नो डाउट वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है जी। 5.5 बैंड की बात करें तो अगर प्रोफाइल बहुत अच्छी है और एक अच्छे कोर्स में, टेक्निकल कोर्स में बच्चा जा रहा है तो चांसेस ज़्यादा देर वीज़ा लगते हैं। लेकिन जो थर्ड बात आपने बोली कि भाई किसी के 4.5 बैंड किसी मॉड्यूल में है, तो ऐसे बच्चों को तो मैं हमेशा ना करता हूँ, हमेशा डिमोरलाइज करता हूँ। फ़ायदा इसमें स्टूडेंट का ही है, क्योंकि ऐसे बच्चे गुमराह होते हैं, मिसगाइड होते हैं और अपनी वो फाइल लगाते हैं तो डेफिनेटली उनके रिजेक्शन। इंग्लिश कोर्स के नाल भी नहीं उन्होंने किते कुछ कोर्स 4.5 बैंड पे एक तरह से बहुत पुअर स्टूडेंट माना जाता है। 4.5 का कहीं पे भी गुजारा नहीं है स्टूडेंट्स का। मिनिमम 5.5 बैंड, नो लेस देन 5 हैं तो डिप्लोमा में बच्चे का एडमिशन हो सकता है, एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन हो सकता है, D2D में हो सकता है। लेकिन किसी में 4.5 बैंड है तो वो बच्चा बहुत पुअर है और ऐसे बच्चे का वीज़ा नहीं आना। बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हरियाणा है, चाहे पंजाब है, नॉर्थ इंडिया में जितने भी कंसल्टेंट हैं, इसमें से कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो आपका वीज़ा रिजेक्ट करा के पैसे कमा रहे हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड एक चीज़ को, क्योंकि आपका करियर आपके हाथ में है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप 4.5 बैंड ले सकते हो तब 5.5 बैंड भी ले सकते हैं। अगर आपके ओवरऑल 6 आ गए, किसी में 4.5 रह गए, ओवरऑल 5.5 बैंड आ गए, किसी मॉड्यूल में 4.5 रह गए, तो आप फाइल मत लगाइए, क्योंकि जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग आपने ड्रीम देखे हैं और उस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। लेकिन आप ये शॉर्टकट के रास्ते में जब शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपका पैसा खराब होता है, सेकेंडली उस कंट्री का ड्रीम हमेशा के लिए वाइंड अप हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जीटी आपका मैच नहीं करता है और प्रोफाइल आपकी बहुत वीक है, आईएलटीएस स्कोर बहुत वीक है, तो प्लीज़ आप फाइल मत लगाइए। मैं तो सजेस्ट आपको यही करूँगा कि भाई आईएलटीएस आप दोबारा करिए, 5.5 बैंड की बजाय 6 बैंड लेके आइए। आपका किसी मॉड्यूल में 4.5 बैंड है, 5 चाहिए, 5.5 चाहिए, 6 चाहिए, तो वो लाने की कोशिश करिए। वेस्टर्न ओवरसीज आपकी इसमें भी हेल्प कर सकता है। हमारा अमृतसर ऑफिस है, जलंधर है, चंडीगढ़ है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है। मोस्टली ब्रांचेज में हम आईएलटीएस भी कराते हैं और हमारे पास स्कोर बच्चों का आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आके डेमो लीजिए और स्कोर लेके आइए, तब फाइल लगाइए ताकि आपका वीज़ा लगे। जी। जिवें तुसीं दस्सिया कि बच्चा अप्लाई कर लैंदा, नुकसान हो जाता, फीस घट के आउंदी, फाइनैंशियली हो जाता, पर एक ऐड चल पैंदी कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बाद विच पैसे लए जाणगे। बच्चा सोचदा चलो एक ट्राई करके देख ली ना। पैसों के इलावा बच्चे का होर किहड़ा नुकसान होंदा जो रिजेक्शन आउंदी है? देखिए, एम्बेसी फीस है, मेडिकल है और कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। उन्हीं बच्चों से ये लाख रुपया एजेंट पहले झाड़ लेता है। ठीक है, तो लाख रुपए में से 30-40 हज़ार रुपये बच्चे के लगते हैं, मतलब लग जाते हैं। एक्चुअली वो सिर्फ कहने की गल होंदी कि नहीं लिया जाएगा, पेमेंट जेब में जाती है। तो वो बच्चों को बताया जाता है कि जी हाँ 10 लाख फीस है, 8 लाख फीस है, 7 लाख फीस है, या आपसे आफ्टर वीज़ा ली जाएगी, शुरू में आप 1 लाख रुपया दे दो। तो कहीं ना कहीं इनिशियल अमाउंट तो बच्चा दे रहा है ना, लाख में से 60-70 हज़ार रुपये एजेंट की पॉकेट में जाते हैं। और इस तरह से अगर उन्होंने 10 बच्चे किए तो देख लो कितने पैसे बनते हैं, 20 किए तो कितने बनते हैं, 100 बच्चे किए तो कितने पैसे बनते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंट मार्केट में बैठे हैं जिनका गुजारा नहीं हो रहा है, जेन्युइन कंसल्टेंट नहीं है, उनके डायरेक्ट टाइप्स नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो घर तो उन्होंने भी चलाना है, ऑफिस तो उन्होंने भी चलाना है, स्टाफ का खर्चा उन्होंने भी करना है। वो किस तरीके से निकलेगा? वो इसी तरीके से ऐसे स्टूडेंट्स को ग्रैब किया जाए जो स्टूडेंट मार्केट में ऐसा बैठा है कि जिसका कहीं वीज़ा नहीं लग रहा है, तो उनको ऐड करके ऐसे ऐसे पैसे कमाते हैं। बड़े बड़े अखबार में बड़ी बड़ी ऐडें आती हैं, 33% पे वीज़ा जी, 5 साल के गैप का वीज़ा जी, विदाउट आइल्स वीज़ा जी। लेकिन मार्केट में ये चीज़ें दिखाने के लिए कुछ हो रहे हैं, एक्चुअलिटी में कुछ हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आता है 3-4 दिन पहले, तो उसका करनाल में किसी से किसी का ऑफिस था, उससे वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैं नाम नहीं ले सकता कंसल्टेंट का, तो वो कहीं ना कहीं मेरा रिलेटिव भी निकला। फिर वो चंडीगढ़ पहुंचा किसी कंसल्टेंट्स के पास
और पंजाब में 1-2 के पास और गया। तो वो बड़े बड़े दावे जो करता है, बंदे करते हैं कि जी सब कुछ आफ्टर वीज़ा लिया जाएगा। उस बच्चे से 2.25 लाख रुपये उस कंसल्टेंट ने मांगे जी, 2.25 लाख रुपये नॉन रिफंडेबल है। एक बात बताइए, एक बच्चे ने कनाडा जाना है, एप्लीकेशन फीस कितनी है? मैक्सिमम $500 है, $300 है, 250 है, 100 है, 65 है, मतलब आप ये लगा लो मैक्सिमम 25,000 रुपये तक एक तरह से ऑफर लेटर वो फिर रिसिप्ट का जो मंगाते हैं उसके हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो फीस बहुत कम लेते हैं शुरू में। दूसरा, GIC बच्चे का अपना है, एम्बेसी फीस 10,000 है, 8700 रुपये, 10,000 भी नहीं है, मेडिकल 5,000 रुपये है। तो एक तरह से 25,000 रुपये, 35,000, 35 और 40,000 रुपये उसका बच्चे का एक तरह से खर्चा है। और उस बच्चे से 2.25 लाख रुपया लिया जा रहा है बड़ी ऐड देके। तो 2.25 लाख का मतलब ये है कि एक तरह से 1.5 लाख रुपए के आसपास तो 1.35, 1.30, 1.40 तो वो कंसल्टेंट जेब में डाल रहा है। इस तरह से कितने बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, कितने बच्चों के करियर के साथ खेला जा रहा है और बंदे अपनी पॉकेट भर रहे हैं। ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਰਿਸਰਚ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਇਲਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੁਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ परसेंटेज घट सी ना, और भी कोई रीजन निकल के आ रहे हैं? रिजेक्शन के चांसेस कई चीज़ें हैं। देखिए, बिंग एरी मेंबर, मैं एरी मेंबर हूँ और एरी मेंबर बहुत सिलेक्टेड कंसल्टेंट्स हैं। एक तरह से हाई कमीशन से जो भी कुछ नया आता है तो नए चेंजिंग आते हैं तो वो सबसे पहले हमें पता लगता है। इवन कि हम हाई कमीशन की मीटिंग्स में जाते हैं, वेबिनार भी हम अटेंड करते हैं हाई कमीशन का, और हम अपने क्वेश्चन भी पुट करते हैं, उसके आंसर सभी हमें मिलते हैं और वो चीज़ें फिर दूसरे कंसल्टेंट्स के पास पहुँचती हैं हमारे थ्रू। तो जो रिजेक्शंस के रीजंस हैं, GT जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं। पहला, स्टूडेंट्स का स्कोर, एकेडमिक स्कोर कैसा है। बच्चे के परसेंटेज 70% है लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स में कम है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में बच्चे ने 90% ले रखे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जहाँ तक कुछ कॉलेज 60% एंड अबव, 55% एंड अबव मांगते हैं, बट बच्चे के आते हैं किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45, लेकिन बच्चे ने 65 और 70% म्यूजिक में, फिजिकल एजुकेशन में, इस टाइप के कोर्सेज में मतलब सब्जेक्ट्स में लेके उन्होंने अपने एक मेंटेन किया है। तो ये लो प्रोफाइल मानी जाएगी कि मेजर सब्जेक्ट्स में बच्चे के वीक हैं। सेकंड चीज आती है कि उसकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, फर्दर किस चीज के लिए जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, अरे भाई और भी कोर्स हैं। PCM वाले, नॉन मेडिकल वाले बच्चे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में क्यों जा रहे हैं, वो IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में क्यों नहीं जा रहे। तो ये चीजें देखनी जरूरी है कि रिलेवेंसी कहाँ है। आज की डेट में टेक्निकल कोर्स में बच्चा कम जा रहा है और ऐसे कोर्स जो ईजी है और जिसमें पास होना बड़ा ईजी है उसमें जाने की कोशिश करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी गलती है, उससे ज्यादा कंसल्टेंट की गलती है, क्योंकि कंसल्टेंट के पास कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं होती, उनके पास 1-2 कॉलेज है जिसके बाद लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट ये कोर्स तो डाल देते हैं। तीसरी चीज जो निकल के आती है, गैप। बच्चे का गैप कितना है। ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में 6 महीने से ज्यादा गैप है, तो हाई कमीशन पूछता है कि भाई गैप किस कारण से है, रीजंस क्या आप बताइए। यहाँ बच्चे 2015 के भी बैठे हैं, 2016 के भी बैठे हैं, 17 वाले तो हैं ही हैं, तो वो गैप बनता जाता है। पूछते हैं बच्चे से क्या किया जी, आइल्स करने में 3 साल लगा दिए, 2.5 साल लगा दिए, पहले 5 बैंड आए, फिर 5.5 बैंड आए, फिर 5.5 रह गए। तो इस तरह से 3-4-5 बार पंचवर्षीय योजना बना के वो आइल्स करते हैं। तीसरी चीज आती है कि बच्चे के पेरेंट्स के पास इनकम रेशियो नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चे की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर तकरीबन 20-22 लाख रुपया एक साल का बच्चे का खर्चा एज पर द एम्बेसी, खाने पीने रहने का, एयर टिकट का, प्लस में उसकी ट्यूशन फीस। और उस हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में जो स्टूडेंट्स की फैमिली है उसकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। यहाँ जब बच्चे आते हैं, फादर क्या करते हैं जी, बिजनेस करते हैं, पैन कार्ड और ITR है नहीं है जी, मम्मी क्या करते हैं जी, हाउसवाइफ है, तो मतलब एक तरह से ITR इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते वो लोग। तो कहीं ना कहीं जब इनकम अगर होगी भी तो 3 लाख रुपये जहां तक नॉन टैक्सेबल है, तो मम्मी की 3, पापा की 3.25, इस तरह से 5.5 पौने 6 निकलती है। 6.5 पौने 7 लाख, पौने 6 लाख या 6.5 लाख रुपए कमाने वाला 20-22 लाख रुपए कहां से खर्चेगा। एम्बेसी देखती है कि लो प्रोफाइल है, मतलब एक तरह से फाइनेंशियल साउंड नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है कि फंड्स नहीं है, फंड्स मेंटेन नहीं होते हैं, मैनेज करके डालते हैं,
बच्चे इधर उधर से उठा के पता लगता है कि 1.5 महीने पुराने, 2 महीने पुराने हैं, 3 महीने पुराने हैं, इससे पहले की उसकी क्या नाम है फाइनेंशियल हिस्ट्री कुछ जीरो निकलती है। ये भी एक रीजन है। सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात होती है बच्चों के रिसर्च, एसओपी जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उस पर तो बच्चा एफर्ट करता ही नहीं है और एजेंट क्या करता है कॉपी पेस्ट मारते हैं। एम्बेसी देखना चाहती है एक्चुअल स्टोरी स्टूडेंट्स की, क्या स्टूडेंट क्यों इंस्पायर हो रहा है, क्यों ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया की हम यहाँ बात करें, ऑस्ट्रेलिया जाना क्यों चाहता है, बच्चा लिखता है जी यहाँ थ्योरेटिकल है वहाँ प्रैक्टिकल है। अरे ये क्या बात है, ये थक चुकी है एम्बेसी सुन सुन के। तेरी रियल लाइफ से कुछ ऐसी स्टोरी हुई हो वो बताना, तो स्टोरी बहुत हो सकती है। बच्चा क्यों इंस्पायर हुआ वो एक्चुअलिटी लिखनी बहुत जरूरी है। बच्चों के पास वो एक्चुअल स्टोरी ही नहीं होती, तो एम्बेसी कहीं ना कहीं एसओपी रिसर्च को लेके बच्चे की रिजेक्शन दे देती है। 7 बैंड वाले के भी रिजेक्शन आ जाते हैं ड्यू टू द कॉपी पेस्ट, एसओपी की जो कॉपी पेस्ट है। तो इन चीजों पे अगर तभी हो पाएगा जब बच्चा रिसर्च करेगा। और रिसर्च में यही आता है वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा रहे हो, कंट्री में इस ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप किस टाइप की जॉब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ आपका फ्यूचर होगा। ये सारी की सारी चीजें एक्चुअलिटी में नेचुरल वे में एम्बेसी को चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें बच्चा रखता है, ये पूरे रिसर्च करता है, तो बच्चे का वीजा निकलता है। इवन के 5.5 बैंड वाले बच्चे का भी वीजा निकल जाता है अगर बच्चा इस तरह के रिसर्च करता है। तो ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈन्यू ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼रूर ਦੱਸ। जी हम एजुकेशन फेयर कर रहे हैं आईएसओ स्टडी वीज़ा को लेके, तो बड़ी मैं स्पीड से बताना चाहूँगा। 16 और 17 तारीख को हमारे हरियाणा में है, 16 तारीख को चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, 17 तारीख को यमुनानगर, कैथल और सोनीपत में है। इससे 23 तारीख को अमृतसर, पटियाला, होशियारपुर, 24 अप्रैल को जलंधर, मोगा, लुधियाना और 25 तारीख को बठिंडा, बरनाला और गुरदासपुर। ये हमारे सेमिनार्स हैं जो नीचे नंबर चल रहे हैं, उस पर फ़ोन करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।